हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस क्लास में हम करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट का रिवीजन, जिसमें केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन के क्या कार्य हैं और हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन सभी चीज़ों को आज इस क्लास में हम रिविज़न करेंगे। और अगर आप इनकी डिटेल वीडियो देखना चाहें, डिटेल में इन सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर जा करके डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। पहले से हमने इस पर जो है वो वीडियो अपलोड की हुई है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए, लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये बात कर ली जाए कि शैक्षिक प्रशासन क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक माना जाता है, यह बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। इसके अंतर्गत वो सभी चीज़ें आती हैं जिससे शिक्षण संस्थाएं यानी कि विद्यालय, जहाँ पर शिक्षण कार्य होता है, वो ठीक प्रकार से कार्य कर सकें, शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति कर सकें और उपलब्ध भौतिक और मानवीय साधनों का श्रेष्ठतम यानी कि अच्छा उपयोग हो सके। शैक्षिक प्रशासन उपलब्ध साधनों के द्वारा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को उच्च स्तरीय बनाने का प्रयास करता रहता है। शैक्षिक प्रशासन यह चाहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षण प्रक्रिया है वो आसान बनाई जा सके, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके। तो ये सारे कार्य शैक्षिक प्रशासन ही करता है। आगे देखिएगा, इस प्रकार शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा की नीति निर्धारित करना, इसके सभी पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, शिक्षा कार्य में लगी विभिन्न संस्थाओं का प्रबंध करना और उनका निरीक्षण और पर्यवेक्षण भी करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना कि शिक्षक को भाई ट्रेनिंग भी चाहिए होगी, तो ये कार्य भी किसका है, शैक्षिक प्रशासन का है। शिक्षकों की किस चीज़ की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना, विद्यार्थियों के समुचित विकास की व्यवस्था करना और बच्चों के हितों की सुरक्षा करना भी, इन सारे कार्य किसके हैं, शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ही ये सारे कार्य आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत तकनीकी, वैज्ञानिक और व्यवहारिक जीवन की शिक्षा का भी प्रबंध होता है, जिससे देश में बेकारी की समस्या का अंत हो सके और समूचा देश जो है वो उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ सके। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित प्रत्येक कार्य यानी कि हर एक कार्य जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में ही आता है, जो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से रिलेटेड है। इस प्रकार शिक्षा प्रशासन एक बहुत व्यापक क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है कि शिक्षा से संबंधित सभी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए हम इसे बहुत ही व्यापक मानते हैं। अब देखिएगा, केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्या हैं। तो योजना बनाना और शिक्षा की नीतियों का निर्धारित करना, ये सारे कार्य भी शैक्षिक प्रशासन के केंद्र स्तर पर हैं। बजट बनाना, शैक्षिक प्रशासन शिक्षा का बजट तैयार करता है और वित्तीय अनुदान जो पूरे देश की शिक्षा के लिए उपलब्ध हो सकता है उसका अवलोकन भी करता है। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जितना खर्च आना है, जहाँ पर जो चीज़ें खर्च करनी है, इन सारी चीज़ों का बजट बनाना किसका कार्य है, केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। विभिन्न राज्यों के बीच शिक्षा की नीतियों और कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना, शिक्षा के लिए केंद्र राज्य सरकारों को सहायता भी देता है और उनका पथ प्रदर्शन या मार्गदर्शन करता है। किसका, तो राज्य सरकारों का। केंद्र सरकार किसकी सहायता करता है, राज्य सरकार की सहायता करता है शिक्षा के क्षेत्र में। पूरे देश के स्तर पर विभिन्न व्यवसायों में कितनी मानवीय शक्ति की आवश्यकता है उसका मूल्यांकन करना और उसके प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की योजना बनाना, ये सारे कार्य केंद्र स्तर पर होते हैं शैक्षिक प्रशासन के लिए। तो दोस्तों, ये आपने जाना। अब अगला देखिएगा कि राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन के क्या कार्य हैं। तो इस स्तर यानी कि राज्य स्तर पर राज्य का शिक्षा विभाग शिक्षा की योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम को बनाता है और दूसरी ओर शिक्षा निदेशालय इन नीतियों को व्यवहारिक रूप देता है। बनाता कौन है, राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग नीतियां बनाता है और कार्यक्रम बनाता है और शिक्षा निदेशालय जो है इन्हें व्यवहारिक रूप देता है या इनके कार्य को आगे बढ़ाता कौन है, शिक्षा निदेशालय। राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो है ये शिक्षा मंत्री होता है तथा उसकी सहायता के लिए उपमंत्री भी होता है। शिक्षा संबंधी सभी नीतियों का निर्धारण और निर्णय सचिवालय में होता है, जिसका प्रमुख अधिकारी शिक्षा सचिव माना जाता है। शिक्षा सचिवालय द्वारा
निर्धारित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को राज्य में क्रियान्वित करने का कार्य शिक्षा निदेशालय का होता है और ये राज्य और शिक्षण संस्थाओं के बीच एक कड़ी का काम करता है। शिक्षा निदेशालय का प्रमुख अधिकारी शिक्षा निदेशक होता है, जो कि शासन की नीतियों को अमल में लाता है। तो ये सारे कार्य आपने देखे कि किसके हैं, राज्य स्तर पर शिक्षा के हैं, जो कितने सारे मंत्री मिल करके कार्य करते हैं राज्य स्तर पर। अब देखिएगा, स्थानीय स्तर पर अगर बात की जाए तो इस स्तर पर अधिकतर प्राइमरी शिक्षा का ही प्रशासन होता है। कहीं कहीं पर माध्यमिक और कॉलेज स्तर के विद्यालय भी स्थानीय संस्थाओं के द्वारा चलाए जाते हैं। निजी संस्थाओं के द्वारा जो विद्यालय चलाए जाते हैं या जिनका संचालन किया जाता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, प्रथम वे विद्यालय जिन्हें शासन अनुदान के रूप में सहायता देता है। जो निजी संस्थाएं चलती हैं यहाँ पर उनको हम स्थानीय स्तर के अंतर्गत लेते हैं और वो दो प्रकार की होती हैं। पहला, जिसके लिए जो सहायता प्राप्त करता है सरकार से, और एक ऐसा निजी संस्थान जिन्हें शासन की किसी भी प्रकार की आर्थिक रूप से सहायता नहीं मिलती। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी सहायता उन्हें ऊपर से या सरकार से नहीं मिलती है। तो ये दो प्रकार के होते हैं जो आपने देखा है स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का कार्य। अब देखिएगा कि हमें शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों है। प्रशासन एक व्यवस्था होती है जो आप सभी जानते हैं, जिसके अभाव में कोई भी संस्था के लिए अपने उद्देश्य की पूर्ति करना संभव नहीं है। कोई भी संस्था अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता जब तक शैक्षिक प्रशासन ना हो। प्रशासन के द्वारा ही हम किसी भी संगठन के अंतर्गत निर्मित संस्था यानी कि विद्यालय के उद्देश्यों को क्रियात्मक रूप देते हैं और प्रशासन के द्वारा ही जो मानवीय और भौतिक साधन उपलब्ध होते हैं उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठतम उपयोग भी किया जाता है। तो शिक्षा की प्रक्रिया को भी अच्छी प्रकार से संचालित करने के लिए एक व्यवस्था, तो एक प्रशासन की यहाँ पर क्या होती है, आवश्यकता होती है कि शिक्षा प्रक्रिया को अच्छे प्रकार से भली भांति संचालित किया जा सके, शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जाना है शैक्षिक प्रशासन के स्तर जो हैं उनको देखा है, उनके कार्य क्या हैं और हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।